नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार की बात में आज हम बात करेंगे कि आखिर में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जो राजनीति है, खासतौर से एनडीए में जो खींचतान चल रही है वो किस हद तक हो रही है। क्योंकि जहां एक और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की दोबारा फिर से बात हो रही है कि इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान आता है कि उनको 40 सीटें चाहिए। उनके कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि 40 सीट चाहिए, 40 सीट पे लड़ेंगे तो कम से कम 20 सीट जीतेंगे, ऐसा जीतन राम मांझी का दावा है। लेकिन जीतन राम मांझी तो फिर भी छोटी पार्टी है। चिराग पासवान का बयान आ रहा है। चिराग पासवान के लगातार तेवर बागी दिखते हैं। चिराग पासवान ने पिछले भी इससे पहले 2-3 महीने पहले उन्होंने बोला था कि मंत्री पद उनके लिए मायने नहीं रखता है, इस पद को तो वो यूं ही लात मार सकते हैं। लेकिन हाल ही में बीपीएससी प्रोटेस्ट और प्रशांत किशोर पर उन्होंने एक बयान दिया। चिराग पासवान कहते हैं कि बीपीएससी में धांधली हुई है और ये जो धांधली हुई है इसके लिए जिम्मेदार आयोग है और इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों की मांग का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने री एग्जाम, कुछ सेंटर्स पे जो री एग्जाम हुए हैं उनको कराए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर री एग्जाम होता है तो सारे सेंटर्स पे री एग्जाम होने चाहिए, पूरा परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। यहां यानी कि इस अपने जो बयान है उस पे वो साफ साफ प्रशांत किशोर का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान इतने पर ही नहीं रुकते। चिराग पासवान को दिल्ली में भी अगर जदयू को 1 सीट मिल रही है तो चिराग पासवान को भी 1 सीट चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी के हिस्से क्या आया? जीतन राम मांझी को कुछ नहीं मिला। जीतन राम मांझी को झारखंड में भी नहीं मिला। लेकिन झारखंड में नीतीश कुमार और चिराग पासवान लड़े। अब बात आती है कि आखिर में बिहार और झारखंड की पॉलिटिक्स से अलग देखें तो एनडीए किस तरीके से इन सबको एक साथ समेटकर आगे लेकर जाती है। नीतीश कुमार चेहरा होंगे, लेकिन क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपने नेता के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे आज के इस शो में। इसके साथ ही यह भी बात करेंगे कि जीतन राम मांझी ये 40 सीटों पर अड़ जाते हैं तो फिर एनडीए का क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को कैसे समझा पाएगी। इसके साथ ही जदयू कितनी सीटों पर मांग कर रही है और जदयू कितनी सीटों पर शांत होगी। क्योंकि जब बात करेंगे बिहार की जो टोटल विधानसभा सीट 243 की, तो उसके साथ ही पिछले विधानसभा चुनावों की भी बात होगी, जिसमें जदयू और भारतीय जनता पार्टी 121-122 इसके आसपास सीट शेयरिंग का मामला रहता है, बराबर का मामला। नीतीश कुमार 2020 में चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ खुल के बोले और उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत सीटों पर नुकसान भी किया। इस बार वो साथ में है, लेकिन क्या मन साथ है उनका? ये बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो सहयोगी हैं वो प्रियदर्शी रंजन है और इंद्रभूषण कुमार हैं और 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम आपको सुनाएंगे जीतन राम मांझी का वो बयान जो साफ संकेत दे रहा है कि सीट शेयरिंग में इस बार बवाल होना है। सुनिए जीतन राम मांझी का यह बयान। औकात दिखाने की बात क्या कहेंगे हम जब एनडीए के साथ हैं तो। हाँ, ये जरूर कहा है कि झारखंड में और दिल्ली में हमें नज़रअंदाज किया गया है। ये उचित बात नहीं है। एक घर के परिवार हैं तो अगर 4 रोटी है तो ये रोटी पर हमारा भी हक बनता है, और वो हक नहीं दिए हैं तो हम क्या अपने गार्जियन से नहीं कर सकते हैं कि हमको हक नहीं दिया गया। रही बात बिहार का 2025 का जो चुनाव है, उसमें हम हर तरह से आज भिड़े हुए हैं। विधानसभा स्तर से, जिला स्तर से आज कार्रवाई कर रहे हैं और सम्मेलन कर रहे हैं। कल ही जहानाबाद में किया, जहां 20,000 आदमी थे। जुटा ले कोई दूसरा आदमी, हमारे ही आदमी को ले जाते हैं। कल हम क्लियर किया है अपने लोगों से कि हमारे गरीब लोग, खास करके जो भुइयां मुसहर परिवार है, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जिसको बहला फुसला कर लोग ले जाता है रैली में, सम्मेलन में, नहीं कोई जाए, वो सब हम लोगों के साथ आता है। तो जीतन राम मांझी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं बिहार में। जीतन राम मांझी की कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, वो तो बाद में पता चलेगी। लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान से नीतीश कुमार की टेंशन तो बढ़ी है। हमारे सहयोगी हैं प्रियदर्शी रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंद्रभूषण कुमार हैं, जुड़ चुके हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मृत्युंजय शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रियदर्शी रंजन जी से ही है कि क्या जीतन राम मांझी जो ये दावे कर रहे हैं कि हम अब की बार अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि झारखंड में
और दिल्ली में हमको इग्नोर किया गया। कितनी ताकत है और इसका असर कितना नीतीश कुमार पर पड़ेगा? देखिए, जीतन राम मांझी का जो मसला चल रहा है हम्म, एनडीए गठबंधन के भीतर, वो है इनको लड़ाई है चिराग पासवान की पार्टी से। चिराग पासवान के बनिस्पत मुकाबले ये बड़ा होना चाहते हैं और उस मुकाबले में ये फिलहाल पिछड़ते हुए दिख रहे हैं हाल के दिन में। जिस तरीके से आप देखिए, झारखंड में मिल गया रामविलास पासवान, एलजेपी को एक सीट मिल गया, जनता दल यूनाइटेड को एक सीट मिल गया, दिल्ली में भी एक सीट एलजेपीआर को मिल गया, जनता दल यूनाइटेड को भी एक सीट मिल गया और वो सीटें मिली जो जिताऊ सीटें हैं इन दोनों पार्टियों को। लेकिन चिराग पासवान, ये जीतन राम मांझी की पार्टी को न तवज्जो दी गई झारखंड में, न तवज्जो दी गई दिल्ली की राजनीति में। अभी इन तमाम बयानों से एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने, हमने ऐलान किया है कि झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी शिरकत करेगी, भाग लेगी, चुनाव लड़ेगी और अकेले। इसके मायने को समझिए, नगर निकाय का चुनाव झारखंड में चूंकि स्थानीय स्तर का चुनाव है, उसमें अगर हम पार्टी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो कुछ न कुछ तो बात है इंडिया गठबंधन के भीतर। ये मामला सहज नहीं है, सॉरी, हाँ, इंडिया गठबंधन के भीतर ये मामला सहज नहीं है। जीतन राम मांझी को एक बात और समझने की बात है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम 40 सीटों पर लड़ेंगे तो 20 सीटें जीत जाएंगे। उनका तर्क है, तर्क इसलिए है कि उनको लग रहा है कि वो न हो एन के प्राकृण उनसे ज्यादा सीटें चिराग पासवान की पार्टी को चला जाए, बहुत ज्यादा सीटें चिराग पासवान की पार्टी को चला जाए हम की तुलना में, तो वो काउंटर बैलेंस के लिए अभी से ही तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको भी सम्मानजनक सीटें कम से कम एलजेपी आर के मुकाबले मिले और उनको नजरअंदाज नहीं किया जाए। जो उनका तर्क है कि हमें 40 सीटें दी जाएंगी तो हम 20 जीत जाएंगे, 40 तो इनको नहीं मिलने वाली है। लेकिन विधानसभा चुनाव में छोटा ही इतिहास हम का रहा है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो लोजपा से उनका बेहतर स्ट्राइक रेट है। पिछली बार 7 सीटों पर लड़े थे 2020 में हम वाले और 4 सीट जीतने में कामयाब हो गए थे। 135 के करीब एलजेपी लड़ा था और 1 सीट जीता था। उसके पहले का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, 70 में 4, 2010 में 70 में 4 या 3 था एलजेपी का, 2015 में भी इसी तरीके से। तो सीटें विधानसभा चुनाव में एलजेपी को स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर रहता है। लोकसभा में ये जीत जाते हैं, लोकसभा में 100% भी इनका स्ट्राइक रेट है, 90% भी स्ट्राइक रेट है। लेकिन बात जब बिहार विधानसभा का आता है तो उसमें इनका स्ट्राइक रेट गिर जा रहा है। उस कमजोर नब्ज को जीतन राम मांझी दबा रहे हैं कि एलजेपी आर को आप सीटें देंगे तो वो बर्बाद जाएगा विधानसभा में, हमको सीटें दीजिए, मैं जीत करके आपको दिखाऊंगा। 40 सीटें नहीं मिलेंगी और एबीसी जीतेंगे भी नहीं, लेकिन है कि 10 सीटें 15 सीटें हमको दे दी जाए, क्योंकि पिछली बार 7 सीटें इनको मिली थी, तो उसके मुकाबले अब इनको ज्यादा सीटें चाहिए। और दूसरी जो अदावत इनको लेकर इनका चल रहा है चिराग पासवान से, क्योंकि इनकी बहू जब इमामगंज में चुनाव लड़ रही थी तो उस समय भी चिराग पासवान को जो रुख था वो एनडीए के खिलाफ था। कम से कम जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खिलाफ था, जीतन राम मांझी के परिवार के खिलाफ था। उनका स्टैंड, चिराग पासवान का स्टैंड पूरी तरीके से प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हो गया था। तभी जा करके आप देखिएगा तमाम 4 विधानसभा जो उपचुनाव हुए सभी में खराब प्रदर्शन करने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी, बेहद खराब प्रदर्शन मैं कहता हूं, जितने बड़े वायदे थे उसके मुकाबले बेहद खराब प्रदर्शन के बावजूद इमामगंज में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर जाती। चिराग पासवान वहां नहीं जाते हैं कैंपेन करने। बाद में एनडीए के भीतर मुद्दा भी बना, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता आनंद मोहन ने भी इसको उठाया कि चिराग पासवान वहां क्यों नहीं गए। तो एनडीए के भीतर चिराग पासवान बनाम जीतन राम मांझी की बड़ी लड़ाई। हाल के दिनों में चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपने साथ साध करके अपनी सीटें बढ़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। पावर बैलेंस के लिए चिराग पासवान वो भी कर रहे हैं और जीतन राम मांझी अलग थलग न पड़ जाए, इसीलिए ये तमाम बयान। जीतन राम मांझी अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये गलती वो नहीं करेंगे। बहुत सुलझे हुए नेता है, वयोवृद्ध नेता है, समझदार नेता है। जो गलती नहीं कहूंगा, चिराग पासवान ने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग जीतन राम मांझी नहीं करेंगे। और जीतन राम मांझी मुझे नहीं लगता है कि वो एनडीए से भी दूर जाने वाले हैं। एनडीए से दूर इसलिए नहीं जाने वाले हैं कि महागठबंधन के भीतर बड़ी भीड़ है।
एक तरफ प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, दूसरी ओर बिहार में गठबंधन के भीतर महापार्टियों का महाकुंभ है। अन्य पार्टियां भी ढूंढने को बेताब हैं या लाया जा रहा है। पशुपति पारस का भी प्रकरण देख लीजिए। हो सकता है कि पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन में एक हो जाए, तो उसको महागठबंधन की जगह महाकुंभ कह सकते हैं आप बिहार के लिए, पार्टियों का महाकुंभ महागठबंधन को। तो वहां तो बहुत भीड़ है। ले देकर के बात जीतन राम मांझी का यही बनना है। और चिराग पासवान भी महागठबंधन की ओर तो नहीं जाएंगे। हो सकता है कि उनका एक कोण बने प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ आ जाए। जिस तरीके से उन दोनों के अभी सारेगामा वाला राजनीतिक सारेगामा का सुर एक हो गया है, उसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ लड़े। और एक कांग्रेस पर इन लोगों की बड़ी नजर है। कांग्रेस को ये लोग चाहते हैं कि ये महागठबंधन से बाहर आए और कांग्रेस चिराग पासवान की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी। नहीं, राहुल गांधी ने जो ये अभी हाल में बयान दिया कि जात जनगणना जो है वो फेक जनगणना है। अब राहुल गांधी के इस बयान को पहले तो अचानक से लोगों ने नीतीश कुमार पे लिया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे थे जात जनगणना का, तेजस्वी यादव उसकी ब्रांडिंग कर रहे थे, राहुल गांधी खुद वो चीज उस काम में लगे हुए थे। अब जब राहुल गांधी फेक उसको कहते हैं तो इससे भी तो एक संकेत मिलता है। और पप्पू यादव जिस तरीके से लगातार एक्टिव हैं, बीपीएससी के दौरान देखें, उसके पहले भी देखें, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन ही उनको है। तो एक संकेत तो ये मिल रहा है कि कांग्रेस बिहार में एक अलग स्पेस तलाश रही है। क्या ऐसे भी समीकरण हो सकते हैं कि ये ट्राई करें कि चिराग पासवान और कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के नेतृत्व में और उधर ये लोग आपस में एक गठबंधन बना लें? क्या थर्ड मोर्चा टाइप का कुछ हो सकता है? इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अभी हाल के दिनों में उभर करके सामने आ गया, क्योंकि प्रशांत किशोर तो बेचैन है ही कि किसी तरीके से किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। कि अकेले लड़ना बिहार की राजनीति में बहुत श्रेयस्कर नहीं है। और चिराग पासवान लोकसभा में जो होना था हो गया, अब उनके सांसद बन गए, उनकी राजनीति अब जब तक ये लोकसभा चलेगा तब तक उनकी राजनीति तो चलती रहेगी। अब बात है कि विधानसभा में, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा से ये चाहते हैं कि केंद्र की राजनीति बहुत हो गया, रामविलास भी एक प्रयास करते रहते थे, रामविलास पासवान जी, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको कभी स्पेस उस तरीके से नहीं मिला। विधानसभा में वैसा स्पेस उनको नहीं मिला। एक 2005 को अपवाद छोड़ दिया जाए, उसके बाद या उसके पहले कभी भी रामविलास पासवान को वो स्पेस नहीं मिला जहां वो सीएम बन सके, या एक बार उनको सीएम बनाने का मौका मिला भी था 2005 का, उसको अपवाद मानता हूं। उसके बाद कोई वैसा मौका उनको नहीं। चिराग पासवान वही चाहते हैं कि अपने पिता के अधूरे सपनों को किसी तरीके से पूरा किया जाए। वो खुद अपने आप को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एज ए सीएम मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें प्रशांत किशोर के साथ उनके जो समीकरण बन रहे हैं, प्रशांत बीपीएससी के मुद्दे पर दोनों के सुर मिल गए हैं, दोनों एक तरीके की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस, मैं एक चैनल में था, डिबेट पर ही था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सॉफ्ट थे और उस दिन पार्टी का गठन हो रहा था, प्रशांत किशोर की पार्टी का। उस दिन हमने कहा था, पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि क्या दिक्कत है अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो स्वागत हो जाएगा, महागठबंधन में आ जाए या जैसे हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत सॉफ्ट हो रही है प्रशांत किशोर के भी प्रति, और थर्ड फ्रंट बनाने। और अभी जो आपने कहा जातीय जनगणना का मुद्दा यही नहीं है। राहुल गांधी का बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत ही होगा। उसके पहले भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान आप देख लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का हो गया, ममता बनर्जी का समर्थन करने का हो गया, और ये कहना कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था, उसको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। तो तमाम चीजें ये सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के भीतर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही अलग थलग पड़ गई है। ऐसे में कांग्रेस अपने लिए स्पेस देश स्तर पर भी और बिहार में भी ढूंढ रही है, और उसका साथ अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दे देते हैं तो शायद एक नया समीकरण, एक थर्ड फ्रंट, लंबे अरसे से बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है, कामयाब नहीं हो रहा है। 2005 के बाद से या उससे पहले से भी थर्ड फ्रंट बिहार में कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये लोग कर ले जाएंगे, ये एक नया सवाल उठ गया है बिहार की राजनीति में। मृत्युंजय जी के पास चलेंगे। मृत्युंजय जी, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को ऐसे एक छोटी पार्टी या इस तरीके से कुछ लोग देखते हैं, या कुछ लोग बड़े तरीके से, हर पार्टी अपने आप को कम तो नहीं आंकती है। चिराग पासवान जो 2020 में अकेले चुनाव लड़ते हैं 137 सीटों पर, बीजेपी 121 सीटों पर लड़ती है गठबंधन के साथ नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार को 122 सीटें मिलती है, जिनमें से 115 सीटों पर लड़ती है, 7 सीट जीतन राम मांझी को देती है।
137 सीटों पर लड़ने वाली चिराग पासवान की पार्टी 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहती है। एक विधायक जीतते भी हैं, वो फिर से जदयू ज्वाइन कर लेते हैं। इन सीटों पर प्रभाव जिस चिराग पासवान का है, उसके अलावा जिस चिराग पासवान के पास वर्तमान में 5 सांसद हैं, 5 लोकसभा सीटों पर इंपैक्ट है उनका और प्रभाव है, ऐसे चिराग पासवान को नीतीश कुमार कैसे समझा पाएंगे, कितनी सीटें दे पाएंगे, इस पर जरा बताइए। क्योंकि जीतन राम मांझी अगर 40 सीट मांग रहे हैं तो इस हिसाब से चिराग पासवान को 80 या 100 सीटें मिलनी चाहिए, तो नीतीश कुमार और बीजेपी का क्या होगा? देखिए अंकित जी, चुनावी वर्ष में ये होता ही है। और जब भी आप कोई गठबंधन देखेंगे तो जितने भी उसके घटक दल होते हैं, कोशिश यही करते हैं कि चुनाव नजदीक आते आते वो अपना किसी प्रकार से कोई रैशनल देकर एक दावा पेश करे जिसमें उन्हें अधिक से अधिक सीटें आ पाए और एक प्रकार से वो अपना फुटप्रिंट पूरे स्टेट में या देश में जहां कहीं भी लड़ रहे हैं वो बढ़ा पाए। ये पार्टियों का रहता ही है। जहां तक इन दोनों पार्टियों की बात है, जो कि हम और लोजपा है, आप देखिए दोनों पार्टियां कौन से विशेष वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, हमें वो समझना हो। अगर आप देखेंगे लोजपा है तो लोजपा मोस्टली पासवान को रिप्रेजेंट करती है बिहार में। वो बोलते हैं कि हमारे वोट बैंक है। थोड़ा बहुत चिराग पासवान ने भी उसे यूथ लेड पार्टी बनाने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता इलेक्टोरली वो कितना वो कर पाए हैं अभी तक। आप अगर उनकी जनसंख्या देखेंगे तो जो पासवान जाति के लोग हैं करीब करीब 5% है। हमारी पिछली ही जो जातिगत जनगणना है उसमें आई है। और इस नाते वो एक तरह से अपना दावा पेश करते हैं उन सारी सीटों पे जहां थोड़े बहुत साइजेबल पॉपुलेशन है। आपने कहा जब पिछली बार उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर लड़ा, तो देखिए एक इस प्रकार की जो छोटी पार्टियां होती है, खास करके जाति आधारित पार्टियां होती है, अगर वो खुद से कभी भी चुनाव लड़ेंगी तो उनके बेस इतना सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो सीटों को कन्वर्ट कर पाए। लेकिन अगर वो एक बड़े गठबंधन में लड़ते हैं जहां दूसरी पार्टियां भी अपना उनको वोट ट्रांसफर कर पाए, तो वो कुछ सीटें बनाने में सफल रहती और है। 7% वोट मिले थे, 7% कम नहीं होते हैं। अगर ये जुड़ते हैं गठबंधन के साथ तो अच्छा खासा इसका प्रभाव दिखेगा। नहीं, तो उसमें थोड़ा अंकित जी अगर आप इलेक्टोरली देखेंगे तो होता क्या है, मैं जो मानता हूं, कभी भी जब ये पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो बहुत बार ये जिन कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं जिन सीटों पर, आप देखिए वो कैंडिडेट्स, उसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उसको राजद ने भी टिकट नहीं दिया, तो उनको ये टिकट दे देते हैं। तो उन केसेस में जो वोट आते हैं उस कैंडिडेट को, इस पार्टी का वोट नहीं होता, उस कैंडिडेट का वोट होता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी नई पार्टी आती है, आप देखेंगे बसपा का अक्सर देखेंगे, वो बसपा बिहार में आती है और 200 सीटों पर लड़ जाती है और उसको 4% वोट आ जाता है। वो पार्टी का वोट नहीं है, वो उन कैंडिडेट्स का वोट है जो वहां से अक्सर लड़ते रहे। तो वोट परसेंटेज पे ना जाके ये देखे कि पास्ट इतिहास क्या रहा है, हमने कितने सीटों पे लड़ा है, कितना कन्वर्ट कर पाए। जो जो उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लोजपा एक बड़ी पार्टी रही है, हम के कंपैरिजन में एक बहुत पुरानी पार्टी भी रही है। उसका एक दावा रहा है इस कास्ट वर्ग पे। हम की अगर आप बात करेंगे तो आप देख लीजिए मोटा मोटी जो उनका वो जिस जाति वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुसहर जाति है, करीब 3% आते हैं पूरे बिहार की जनसंख्या में। लेकिन वो दूसरी तरफ जिस प्रकार से चिराग पासवान थोड़े थोड़े वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे युवाओं को है उस प्रकार से मैसेजिंग दे रहे हैं, वो हम नहीं दे पा रही है। दूसरा, लोजपा का जो प्रभाव क्षेत्र देखेंगे वो करीब करीब पूरा बिहार देखेंगे, जो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा मैं मानता हूं। अगर आप हम पार्टी का देखेंगे तो वो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद तक ही सीमित है। राइट, तो ये दोनों पार्टियों का अंतर है। आप पिछली बार देख लीजिए, जब हम पार्टी 2015 में, आपको याद होगा, जब भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी वो करीब 21 सीटों पे लड़ी थी, एक सीट जीत के आ पाई थी। पिछली बार भी वो 7 सीटों पे चुनाव लड़ी थी गठबंधन में, 4 सीटें जीत के आई थी। तो यही मोटा मोटा इतना ही प्रभाव क्षेत्र है उसका। लोकसभा में भी 1 सीट है जिसपे वो हमेशा दावा करती है और करीब करीब अगर गठबंधन में रहे तो जीत भी जाती है। जहां तक उनको स्पेस मिला है या नहीं राज्य या देश की राजनीति में, मैं मानता हूं उनको डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा स्पेस मिला है। जितनी जिनकी उनकी फॉलोइंग है या जितना उनका स्पेस है उससे ज्यादा। आप देख लीजिए, पहले चीफ मिनिस्टर बने, है ना, फिर वो जब पिछली बार 4 सीटें जीत के आए तो उनके बेटे मिनिस्टर बने बिहार सरकार में। इस बार लोकसभा में उनके पास 1 सीट है, वो केंद्र में मंत्री है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा स्पेस, जितना उनका ओनरशिप है या जितना उनका आप बोल सकते हैं वोट बैंक है बिहार में, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है राज्य या केंद्र की सरकार को उनको देने का। आगे जाते हुए भी मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं एक जनरल, आप देखेंगे करीब करीब अग्रीमेंट है सारे विशेषज्ञों के बीच की जदयू भाजपा करीब करीब 100 सीटों के आसपास लड़ेगी, बाकी 40 में छोटी पार्टी आएगी, जिसमें लोजपा आएगी, हम आएगी और कुशवाहा जी की पार्टी भी आएगी। उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का सेगमेंट होगा मोर देन 50% तो लोजपा का ही होगा।
बाकी हम और कुशवाहा जी की पार्टी मुझे लगता है सिंगल डिजिट सीट्स रहेंगी, उसमें दो चार ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। हालांकि ये रिटॉरिक जो आप सुनेंगे कि मुझे 40 चाहिए, मुझे 70 चाहिए, मुझे 80 चाहिए, ये पूरे साल भर चलने वाला है। हाँ। ये जिस दिन तक घोषणा नहीं होगी उस दिन तक आपको सुनाई देगा, लेकिन इसका कोई रैशनल नहीं रहेगा। इंद्रभूषण जी के पास जाएंगे। आवाज आ रही है आपको इंद्रभूषण जी? डॉक्टर संजय जी के पास जाएंगे। आवाज अभी इंद्रभूषण जी के पास नहीं आ रही है। संजय जी, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले विपक्ष में थी, उसके बाद फिर नीतीश कुमार साथ में आते हैं और ये अलायंस में आके सरकार बनाते हैं, और अभी जो जिस तरीके से चल रही है, सम्राट चौधरी लगातार अपनी पगड़ी बांध के चलते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा के ही मानेंगे, ये ठान के बैठे हुए थे। वो सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, उम्मीदवार होंगे। लेकिन सम्राट चौधरी को देखें, विजय कुमार सिन्हा को देखें, या बीजेपी के दूसरे नेताओं को देखें, तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत आक्रामक हैं। प्रशांत किशोर यहां तक कह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग सही नहीं है, आरटीआई डालेंगे, उनका इलाज की डिमांड करेंगे, या एक ऐसा नेता जिसका दिमाग सही नहीं वो कैसे बिहार चला रहा है, इस तरीके का प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान भी आक्रामक नहीं दिख रहे हैं। क्या कहीं ऐसे कुछ समीकरण तो नहीं बन रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनकी पार्टी भी और उनके साथ जो अलायंस में है बीजेपी, ये सब चाहते हैं कि नीतीश कुमार और कमजोर पड़े, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव के बाद लिया जाए मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पे, या अगला मुख्यमंत्री यदि ये पार्टी में सत्ता में आते हैं तो महाराष्ट्र जैसे या जो भी चीजें हो कि नीतीश कुमार हावी न हो? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की समझ है कि इनके 12 सांसद जो हैं वो हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। अब खबर तो आ रही है कि 12 सांसद भी बीजेपी के करीब है। 12 वही चीज कहना चाह रहा हूँ जी, 12 सांसद जो हैं उन पर किसी न किसी रूप में बीजेपी ने अपना प्रभाव डाला है। तो अगर जब इनके सांसद ही प्रभावित हो, अभी संजय झा के यहाँ तो अमित शाह जी चूड़ा दही खा रहे थे, तो ये तो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। और रह गई बात कि मुख्यमंत्री को लेकर के, तो बीजेपी कहाँ कुछ साफ बोल पा रही है। कितना भी जेडीयू अपना स्टैंड ले रही है कि अगर बिहार की बात होगी तो केवल नीतीश कुमार की बात होगी, लेकिन जब भाजपा से सवाल पूछा गया कि क्या 2025 के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे, तो वहां पर अमित शाह जी ने कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे। बाकी लोग भी कहते हैं कि अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो राजनीति में सीटों का गणित बहुत मायने रखता है। जीतन मांझी की बात मैं बता देता हूं। पिछली बार 125 सीटें टोटल एनडीए के खेमे में था, 110 सीट इंडिया गठबंधन के खेमे में था। उस समय जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तक का ऑफर दे दिया गया था, डिप्टी सीएम का ऑफर इनके बेटे को भी दिया गया था कि आप गठबंधन बदल लीजिए, आप मेरे गठबंधन में आ जाइए। 125 की जगह पर जैसे ही जीतन राम मांझी इस खेमे में आते, उनकी संख्या 121 हो जाती और इनकी संख्या 114 हो जाती। गणित तो बिगड़ ही जाता था, लेकिन जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ मजबूती के साथ वो खड़े रहे। तो अभी अपनी अपनी दावेदारी है। जीतन राम मांझी का है कि भाई हम तो 4 सीट जीते थे, चिराग तो एक भी सीट नहीं जीते थे। बीजेपी जो बात आप कर रहे हैं, तो बीजेपी 1 सीट जीते थे चिराग, वो भी जेडीयू में शामिल हो गए थे, राजकुमार सिंह मटिहानी से जीते थे। तो उसको लेकर के कि विधानसभा में तो चिराग पासवान कुछ कर नहीं पाते हैं, और चिराग पासवान तभी कर पाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ होती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ भी होगी तो हम तो विधानसभा में बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे, या लोकसभा में जो सीटें हमें दी जाती है, अगर हम वो सीट जीत जाते हैं तो स्ट्राइक रेट तो जोड़िएगा तो हमारा भी स्ट्राइक रेट 100% है। अब एक ही सीट दी है, 1 सीट हम जीत गए, वो 5 सीट दिए, वो 5 सीट जीते। अगर हमें भी 5 सीट देते और हम हार जाते तो एक बात होती। तो जीतन राम मांझी ने एक दबाव बनाना शुरू किया है। चिराग पासवान मानेंगे नहीं, इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। ये विधानसभा का चुनाव कोई क्रांति करने नहीं लड़ा रहे हैं, ना ये बिहार को बदलने आ रहे हैं।
ये आ रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री बनने। अब वो गठबंधन का स्वरूप कांग्रेस के साथ होगा, प्रशांत किशोर जी के साथ होगा, किसी के साथ होगा, कोई और, क्योंकि एक तो तेजस्वी युवा नेता है, वहां तो वैकेंसी है नहीं। लालू प्रसाद जी तो कल ही अपना मुरेठा उरेठा बांध करके कहे कि नहीं नहीं बेटा को मुख्यमंत्री बना देना है, हम पूरे बिहार घूमेंगे और घूम करके पुत्र को मुख्यमंत्री हमको बना देना। उनकी अंतिम इच्छा यही है कि किसी भी कीमत पर 25 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री। तो वहां तो चिराग पासवान की कोई दाल गलेगी नहीं कि भाई कहेंगे कि चलिए इस बार आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, अगली बार तेजस्वी के बारे में सोचेंगे। संभावना जो है वो यही है। तो यहाँ संभावना है तो बीजेपी क्या 100 सीटों से कम पर लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार जी, ठीक है कल परिणाम आने के बाद बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी, महाराष्ट्र मॉडल होगा, कौन मॉडल होगा, छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता एक सीट भी अधिक हो, लेकिन वो भाजपा से एक सीट अधिक लेंगे तभी वो नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे। तो अगर 100 सीट पर भी दोनों लड़ते हैं तो 43 सीट में ही तो बंटवारा होना है। और वैसे में चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने की बात मुझे बहुत समझ में नहीं आती है कि कैसे बनेंगे। तो ये अपना कुछ दिमाग लगाएंगे, कुछ इधर कुछ उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, संभावना तलाश रहे हैं। इसलिए बिहार की राजनीति बड़ी उलझी हुई है। जेडीयू को है कि हम इतना कंफर्टेबल सीट लें कि ताकि हमें कल मुख्यमंत्री बनने में कोई कठिनाई ना हो। बीजेपी को है कि कम से कम हम उतना पर तो लड़े ही कि हमारी पार्टी मजबूत हो और कल कोई समीकरण बदलने की बात हो तो हमारे विधायकों की संख्या इतनी अधिक हो जिसकी वजह से हम उस दिशा में कुछ सोच सकें। जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग कर रहे हैं। और अभी तो देखिए ना बहुत कुछ, अब पारस जी चले गए उधर, अब पशुपति पारस के बारे में मैं देख रहा था खबर की बस आधी रात में सब तय हो गई कि उनको कितनी सीट पर लड़नी है, कितने टिकट मिलेंगे, क्या होंगे। मुकेश सहनी, क्या इनको डिप्टी सीएम उनको इंडिया गठबंधन बना रही है या मुकेश सहनी भी घूम फिर करके इस खेमे में आ सकते हैं? तो बड़ा उलझी हुई है बिहार की राजनीति। अभी कौन कहां खड़े हो जाएंगे 4 महीने के बाद, अभी तो सीट के लिए पोस्टरिंग शुरू हुआ है कि कम से कम अब जीतनराम मांझी 20 सीट से शुरू कर दिए हैं, चिराग पासवान कहेंगे कि 60 सीट कम से कम हमको मिलनी चाहिए, हमारा स्ट्राइक रेट देख लीजिए। अब पिछली बार गठबंधन भी टूटा था इसी तरह से, वही गणित बताते कि 6 लोकसभा तो कम से कम 36 तो हमें मिलनी ही चाहिए सीटें, और वो 36 सीटें अगर इनको मिलती तब ये शायद गठबंधन में रहते, नहीं तो फिर तो ये ऐसे हनुमान हैं जो केसी त्यागी कहते हैं कि अपनी ही अयोध्या में आग लगाते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ा अभी जो बिहार की राजनीति है उसमें थोड़ा और तस्वीर साफ होने दीजिए। अभी तो दावेदारी शुरू हुई है सीटों को लेकर के, सीट के बंटवारा होते होते कौन कहां खड़े होंगे, किसके साथ खड़े हो जाएंगे, चूंकि सबकी महत्वाकांक्षा है बिहार के मुख्यमंत्री बनने की। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री रहें, बीजेपी निश्चित रूप से चाहती है। विजय सिन्हा तो बोल ही गए कि भाई अटल जी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में। इधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई मैं तो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और ये जो मंत्री पद है उसको मैं लात मार दूंगा। बिल्कुल लात कीजिए भाई, इसमें कहाँ कोई आपको रोक रहा है। उधर ये प्रशांत किशोर अलग क्रांति कर रहे हैं, वो अलग घूम रहे हैं कि 243 पर लड़ेंगे और एक बदली हुई व्यवस्था की सरकार हम बिहार को देंगे। देखिए, इंतजार कीजिए क्या समीकरण बनता है। प्रियदर्शी जी, जो बिहार का वर्तमान में समीकरण बन रहा है, जिस तरीके से अभी बताया भी गया कि डॉक्टर संजय ने बताया कि ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन वाला एकदम से माहौल हो गया है। अचानक से नए नए लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, और एक बार देखने में यही लगता है कि इनका ही माहौल है। प्रशांत किशोर दिखते हैं तो प्रशांत किशोर ही दिखने लगते हैं, पप्पू यादव निकलते हैं सड़क पे तो पप्पू यादव का प्रभाव दिखता है। जब देखें पूर्णिया का चुनाव देखें, उसके बाद उपचुनाव होते हैं, उन सब में देखें, क्या कहीं ऐसा कौन सा समीकरण लगता है आपको कि जो मजबूत बन सकता है आने वाले समय में? जिस तरीके से चिराग पासवान जो बात बोलते हैं, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के करीब नजर आता है कि बिहार की बात, युवाओं की बात, रोजगार की बात, ये सब चीजें, और चिराग पासवान कैसे सरवाइव कर पाएंगे नीतीश कुमार के साथ, वो दिखता नहीं है। अभी तो फिलहाल लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में तो आमने सामने हुए भी नहीं है क्योंकि बात केंद्र की हो गई, लेकिन जब प्रदेश की बात आएगी, चिराग पासवान कैसे लंबे समय तक रह पाएंगे जब
खुल के बोल दे रहे हैं कि बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है, या नीतीश कुमार पे जिस तरीके से वो हमलावर हुआ करते थे जब वो विपक्ष में थे, उस तरीके से अब वो नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए नहीं दिखते हैं। गांठें तुल रही हैं और एनडीए के भीतर जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बदल जाएंगे, पलट जाएंगे फिर से, उससे कम संभावना इसकी भी नहीं है कि चिराग पासवान अलग थलग पड़ जाएंगे एनडीए गठबंधन के भीतर, या वहां से एनडीए गठबंधन को बाय बाय कर देंगे। क्योंकि उनका जो तेवर है, पहले भी हम लोगों ने देखा है, अभी भी देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। अपनी शर्तों पर भी राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान ही आप देखिए, लगातार दबाव बनाए हुए रखे कि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए, और नहीं मिला। वैसा ही हुआ, पशुपति पारस को किनारे कर दिया गया पूरी तरीके से। जिन जिन सीटों को उन्होंने चाहा उन सीटों को लिया चिराग पासवान ने। तो इनकी शर्तों पर पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। तो चिराग पासवान का मनोबल तो बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि मेरी मर्जी की हर चीजें हो रही है, मेरा हर दाव अभी कामयाब हो रहा है, मेरा सही समय है। और यही वो मौका है जहां सभी पार्टियों, एनडीए के भीतर सभी पार्टियों के साथ एक साथ बार्गेन की जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ, तीसरी तरफ हम जैसी छोटी पार्टी जो जिसको ये मानते हैं उसके साथ, सबों के साथ डील कर लिया जाए और अपने को बेहतर स्थिति में रखा जाए। और अगर यहाँ बेहतर स्थिति नहीं मिलती है तो फिर हमारे पास मौका हो, और वो मौका इनका प्रशांत किशोर के साथ हो सकता है, कांग्रेस के साथ हो सकता है, इंडिया गठबंधन के भीतर भी हो सकता है। कई नई समीकरण उपज सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत दूर जा रहे हैं चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से। ऐसा मत मानिए कि सिर्फ नीतीश कुमार की दूरी पड़ रही है या अमित शाह के बयान के बाद वो नाराज है। चिराग पासवान एक के बाद एक एनडीए गठबंधन के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, कोटा अंडर कोटा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले आए जहां चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के सूत्र से अलग सूत्र अपनाते हुए दिखे। अभी बीपीएससी का ही मामला देख लीजिए। बीपीएससी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी मौन है। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों नहीं लेना चाहती है इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चिराग पासवान कूद पड़े हैं क्रेडिट लेने के लिए अभ्यर्थियों के पक्ष में। और जो बयानबाजी कर रहे हैं, उतना हार्ड बयानबाजी शायद गठबंधन में रह के कोई इतना हार्ड तो नहीं। गठबंधन में मंत्री हैं, गठबंधन में रहते जो मंत्री हैं, आप संवैधानिक पद पर है, आपके सांसद 5 सांसद हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप पार्टी के प्रमुख हैं। और एक प्रमुख होने के नाते जब आप यह बयान दे रहे हैं तो एक बड़े इसका बड़ा मायने निकाला जाना चाहिए, और निकाले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर निगाह नहीं रखी हुई है, पूरी तरीके से निगाह रखी हुई है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी के करीब है, यकीन मानिए लोजपा के भी उसी तरीके का मामला है। और वहां तो कई ऐसे सांसद हैं जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को, इस बार चूंकि पार्टी के भी परिवार का भी संख्या छोटा है, पहले 3 हो जाते थे कुल मिलाकर के, रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान, रामविलास पासवान। इस बार परिवार का कोटा भी छोटा है, 2 है। तो चूंकि क्लब है ना, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्लब के तरीके से सोचता है, मुझे जैसा लगता है। तो उस लिहाज से यहाँ टूट की संभावना यहाँ भी है। चिराग पासवान यहाँ भी अकेले अलग थलग पड़ सकते हैं। तो ये मामला कुल मिलाकर के बन रहा है, और चिराग पासवान मानने वाले नहीं है। देखिए, जब 2005 में उनके पिता ने ही माने, उसके बाद भी इन लोगों का लंबा संघर्ष चल रहा है कि बिहार विधानसभा में कैसे स्पेस, मजबूत स्पेस बनाया जाए। लोकसभा, लेकिन ये कहा जाता है कि 2014 में बीजेपी के साथ आने में जो एलजेपी आई, उसमें चिराग पासवान का भी बहुत बड़ा वो था, मतलब इनका भी मूड था एकदम से कि हाँ बीजेपी के साथ ही चलना चाहिए, तब जब रामविलास हुआ करते। इन्होंने तो हनुमान कहा ही, हनुमान खुद को हनुमान कहा। और जब इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, पार्टी को तोड़ करके उसी एनडीए गठबंधन में मिलाया गया पशुपति पारस को, तमाम चीजें चलती, इनका बंगला छीन लिया गया, ऑफिस छीन लिया गया, इसके बावजूद ये मोदी के हनुमान, बीजेपी के हनुमान बनकर के घूमते रहे। तो इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि इन्होंने एक निष्ठा दिखाया भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उस निष्ठा का इनाम भी इनको भरपूर मिला। जो मांगा मुंह मांगा मिला।
चिराग पासवान को, और अभी वो वही चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अब मूड बदल चुका है। शायद अब उनको लग रहा है कि जितना चिराग पासवान ने मांगा उतना हमने दे दिया है। अब चिराग पासवान को कुछ न कुछ एनडीए की शर्तों पर भी राजनीति करनी चाहिए। आप एक बार की हर मुद्दे पर आप विरोध कर देंगे, वक्त पर भी आपका स्पष्ट रवैया नहीं है। लेटरल एंट्री पर आपने बखेड़ा खड़ा किया, उतना बखेड़ा किसी पार्टी ने नहीं खड़ा किया। आप सरकार में रहते हुए टांग अड़ा रहे थे। आप नया प्रकरण आपको बता रहा हूं, ये जो अयूब खान और जो खान ब्रदर्स हैं सिवान के, इन लोगों को जो शामिल कराया गया है, जनता दल यूनाइटेड ने उनको नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। पहले खान ब्रदर्स जनता दल यूनाइटेड में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया तो खान ब्रदर्स की एंट्री नो एंट्री में बदल गया जनता दल यूनाइटेड के भीतर। लेकिन चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स को शामिल करवा लिया भारतीय जनता पार्टी के न चाहने के बावजूद, या कहिए कि एनडीए के न चाहने के बावजूद। और कहा जा रहा है कि उनको लड़ाएंगे भी, ऐसी बात चल रही है। तो क्या सीटें तो नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वीटो पावर वैसी स्थिति में लगाएगी। तो कई ऐसा मामला है चिराग पासवान का एनडीए के भीतर जो फंस गया है। नीतीश कुमार पर बहुत बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार का मामला एनडीए के भीतर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी का एनडीए के भीतर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो वो पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर। ये स्थिति ग्रेट बिहार पॉलिटिक्स में चिराग पासवान वाकई एक हनुमान के तौर पर सामने आ गए। कब क्या करेंगे, किधर कूदेंगे पता नहीं चलेगा। कब अपनी ही लंका में आग लगा देंगे, कब दूसरी की लंका में आग लगा देंगे, कब किसी की बगिया को सवार देंगे, समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान का थिंक टैंक क्या कर रहा है पता नहीं, उनके सिविल सलाहकार कैसे क्या रणनीति बना रहे हैं मालूम नहीं। एक चीज सिर्फ स्पष्ट हो रहा है कि शायद प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान जाते हुए दिख रहे हैं। इसकी संभावना बड़ी संभावना में बदल चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान जो इनको सबसे बाद दिखाया जा रहा है 5.66% के करीब वोट आया था इनको पिछली बार 2020 बिहार विधानसभा में। तो इनको बताया जा रहा है कि आपका वोट प्रतिशत बहुत है, बहुत तगड़ा है, और आप इसको लेकर के किधर भी स्विंग करेंगे तो वहां ये विनिंग फैक्टर बन सकता है, माना विनिंग फैक्टर बन सकता है। लेकिन ऐसा परिणाम बिहार विधानसभा में आपका कभी नहीं आया। जब से लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ तब से उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। 2005 को अपवाद छोड़ करके महागठबंधन के साथ भी ये चुनाव लड़ने गए, एनडीए के साथ भी ये लोग चुनाव लड़े, अकेले लड़ करके भी 2005, 2010, 2015 और 2020 तीन चुनाव में महागठबंधन, एनडीए और अकेले तीनों लड़ करके इन्होंने आजमा लिया। बहुत बढ़िया बिहार विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन नहीं रहा। तो इस मुकाबले से इस मार्फत उनको आका जा रहा है चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन के भीतर, और वो दबाव की राजनीति लगातार बनाए हुए कि नहीं मेरी मनमानी चलनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये कुल मिलाकर के चिराग एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है एनडीए के लिए। इंद्रभूषण जी शायद जुड़ गए हैं अभी। इंद्रभूषण जी आवाज आ रही है? इंद्रभूषण जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। मृत्युंजय जी के पास जाएंगे। मृत्युंजय जी, राजनीति में सब कुछ सीधा सीधा तो नहीं होता। जिस तरीके से गठबंधन में चिराग पासवान हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी तो नहीं चल सकता इस तरीके से। अब चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बात की बात है। अभी तो फिलहाल जो समीकरण दिख रहे हैं उसमें है कि चिराग पासवान अभी अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव में सब करते हैं, लेकिन एक ऐसे अनुमान लगाना कि क्या चिराग पासवान यदि प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं और कांग्रेस भी अगर सपोर्ट करती है या कांग्रेस नहीं भी सपोर्ट करती है, क्या समीकरण बन सकता है? जरा इस पे एक बार बात करते हैं कि जो 2020 का चुनाव था 137 सीटों पे चिराग पासवान लड़ते हैं। चिराग पासवान की अपनी जात की एक वोट है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एक साल में तैयारी जो की है, प्रशांत किशोर कितना जोड़ पाएंगे यदि चिराग पासवान के साथ जाते हैं, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? मुझे लगता है अंकल जी, आप जो प्रशांत किशोर जी का पूरा कैंपेन देखेंगे, वो जो वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो मेरे ख्याल से उनका थॉट प्रोसेस है, उसमें युवा एक बहुत बड़ा सेक्शन होगा। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ से खास करके राजद बार बार क्या करती है, प्रशांत किशोर उनका जो पूरा कैंपेन है उसमें उनके नाम को बार बार प्रशांत पांडे बताती है, और वो बताना बस ऐसे ही हल्के में नहीं बता रही है, वो इसलिए बता रही है ताकि वो बार बार बताना चाहती है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति है जो इस पार्टी को लीड कर रहा है, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये भले ही बात सबकी कर लें, शिक्षा की कर लें, स्वास्थ्य की कर लें, लेकिन ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक प्रकार से जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको कंस्ट्रेंट करके कर देना चाह रही है अगड़ी जातियों या ब्राह्मणों के बीच में। प्रशांत किशोर उसको बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लेकिन ये भी जानते हैं कि जिस प्रकार जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा, वो किसी ना किसी प्रकार से हो सकता, अभी वो इनफैक्ट क्लियर भी आपको नहीं दिखेगा, जिस प्रकार के नेता उसमें जुड़ते जाएंगे तो आप देखेंगे एक प्रकार का नैरेटिव बन जाएगा उनकी पार्टी के लिए, और इनकी पार्टी को एक प्रकार से टाइपकास्ट कर दिया जाएगा कि इन लोगों की पार्टी है। वो होना अवश्यम भावी है, बिहार में वो होना ही होना है कि जी आप कितना भी अवॉइड कर लें। अब इसमें सबसे ज्यादा जो चांस है, और प्रशांत किशोर उसको अवॉइड भी कर रहे हैं, सबसे पहला उन्होंने जो प्रेसिडेंट बनाया वो जानबूझकर उन्होंने दलित वर्ग से बनाया इसी चीज के लिए, लेकिन वो जानते हैं चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा उनका कास्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरे ऐसे कास्ट वर्ग के नेता या पार्टी अगर साथ में आ जाए जिनका एक कैप्टिव वोट बैंक है, तो वो मिलके फिर कुछ कुछ सीटों पे चुनाव जीत सकते हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक प्रशांत किशोर कितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ ले, कितना भी मेहनत कर ले, वो दूसरी पार्टियों का वोट काट सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन खुद कितनी सीटों पर चुनाव जीत पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है गेस करना। ये सब समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, और ये जितनी सीटों पे चुनाव जीत पाएंगे शायद सिंगल डिजिट भी ना पार कर पाए अगर बहुत प्रैक्टिकली बोलोगे अंकित जी, और अगर कोई बहुत बड़ा चेंज अभी से नहीं आया चुनाव तक, तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है। दूसरा, चिराग पासवान थोड़ा सा एक एक वो नैरेटिव को मैच भी करते हैं, वो भी युवा हैं, इस प्रकार की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो एक प्रकार से नैरेटिव में भी मैच हो रहा है, नैरेटिव मैच हो रहा है, और दो अलग अलग जाति समूह आप बोलेंगे का अगर मिश्रण हो जाता है एक प्रकार से वो बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान इतनी आसानी से सिर्फ इस बात के लिए नहीं चले जाएंगे उधर की कि दोनों में थोड़ी सी नैरेटिव में सिमिलैरिटी आ रही है, दोनों मैच कर जाएंगे। इन दोनों के मिलने के बाद भी अंकित जी वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ पाएंगे, अगर ये गठबंधन बनाते भी हैं तो वो भी मुश्किल है, और इसलिए कभी भी ये चाहेंगे कि मैं वैसे कोलिशन के साथ रहूं, मैं वैसे कोलिशन के साथ रहूं जिसमें मेरी विनेबिलिटी ज्यादा हो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के ला पाऊं, उसके बाद ही मैं कुछ बार्गेन भी कर पाऊंगा, चाहे मिनिस्टीरियल पोस्ट हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो भी उनकी इच्छा हो, वो सब तो उसके बाद ही आती है कि कितनी सीटें आप जीत पाए। तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ ये जाएंगे, ये मुझे डाउटफुल लगता है बहुत ऑनेस्टली, अनलेस कि उसमें दो चार पार्टियां, छोटी पार्टियां, कांग्रेस कोई और नहीं आ जाती, वो संभावनाएं तलाश जरूर हो रही होंगी बैकडोर से। अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है, मोटा मोटी जितनी सीटें मिलते रही है पहले से लोजपा को, उतनी सीटों के आसपास अगर मिल जाती है, मिलेगी ही करीब करीब, 2 4 5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये एनडीए में ही रहेंगे, उसी के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें से अगर हल्का सा भी कुछ शिफ्ट किया हमने, तो जो भी मेरी सीट्स अभी तक आ रही है एक तो वो भी कम हो जाएगी, जो मेरे सेंटर में महत्व है मेरे 5 सांसदों का, मेरे मंत्री पद का, वो भी चला जाएगा, है ना। तो वो दोनों स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस इनमें जरूर रहेंगी, और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जो उनका पूरा आकलन होगा उससे वो एनडीए में ही रहेंगे, अनलेस कोई बहुत बड़ा कुछ चेंज आ जाए। डॉक्टर संजय जी कि एक इससे अलग सवाल पे जाते हैं कि जब अलायंस की ही बात हो रही, गठबंधन की बात हो रही है, तो कांग्रेस का रुख जिस तरीके से दिख रहा है, राहुल गांधी जो बोलते हैं, हालांकि वो पूरे अपने भाषण के दौरान एक जगह ही ऐसा बोले कि जातिगत जनगणना जो हुआ, सर्वे हुआ, जो जनगणना हुई वो फेक था। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक नेता के रूप में कांग्रेस को नहीं मान रही है, या राहुल गांधी को नहीं मान रहे हैं, लालू यादव ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं, और दिल्ली में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी अलग थलग दिख रही है, क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ये दबाव बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव पे, जो कि बनाते हैं चुनाव के समय में, ज़्यादातर पार्टियां बनाती हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं कितनी है कि कांग्रेस बिहार में भी एक नए सहयोगी के साथ चुनाव लड़ सकती है और तेजस्वी यादव को कोई और सहयोगी पकड़ना पड़ेगा? नहीं, देखिए उनके जो बयान है, अब चूंकि राहुल गांधी जी तो बोलते हैं, दिल्ली में भी बोल गए कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स। हाँ। अब वो इंडियन स्टेट से लड़ेंगे तो इसको क्या कहिएगा, ये दबाव बनाने के लिए बोल रहे हैं। पटना में बोल गए कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है वही फेक है, और उन्होंने ये कहा कि उस समय जो हुआ ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हुआ। अब राहुल गांधी जी, और मैं देख रहा था एक आरजेडी के स्पोक्स पर्सन को कहे कि नहीं, वो किसी अज्ञानी व्यक्ति ने ये भाषण उनको लिख करके दे दिया। भाई अज्ञानी व्यक्ति ने भाषण लिख करके दिया और एक ज्ञानी व्यक्ति पढ़ दिए, और उसके बाद जो हुआ वो देख रहे हैं।
बिहार के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चाहते नहीं है कि कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन नहीं रहे। इसी वजह से जो मौर्य होटल में ठहरने से लेकर के और राबड़ी आवास तक जाने तक और वहां चूड़ा और चना खाने तक वो सारा कुछ व्यवस्थित है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अभी कोई ऐसा निर्णय लेगी जिसमें कि इनको आरजेडी से अलग हट करके चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि कांग्रेस की जमीन बिहार में नहीं। जब कोई पार्टी अपना प्रदेश का संगठन नहीं बना पाया हो अभी तक, अब सोच लीजिए कि वो पार्टी कितना मजबूत है और कितना चुनाव लड़ेगी। तो वो तो आरजेडी की बैसाखी पर है। सीटों को लेकर के जरूर है कि लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर 70 सीटें कांग्रेस ले ली तब तो फिर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पिछली बार कहते हैं कि भाई अगर 19 सीट की जगह पर कांग्रेस अगर 30 सीट जीत जाती, 31 सीट जीत जाती तो हम तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाते। लालू प्रसाद जी शायद इस बार ये इनको मौका नहीं देंगे। वो गठबंधन रहे, गठबंधन नहीं रहे, और मुझे लगता है कि कम सीटों के बाद भी कांग्रेस इन्हीं के साथ रहेगी, वो आरजेडी के साथ ही रहेगी। आरजेडी के साथ जब ये राहुल गांधी दौड़े जा रहे हैं, वहां पर मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन तोड़। हाँ, पार्टी के लोग जरूर चाहते हैं कि अगर पिछली बार 70 सीटें हमें मिली थी तो इस बार भी 70 सीटें मिले, लेकिन इस बार लालू प्रसाद जी देने के लिए तैयार नहीं है। और जो आपके सवाल है कि क्या लालू प्रसाद जी के ये बयान, राहुल गांधी जी के ये बयान कहीं गठबंधन पर प्रेशर बनाने के लिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, एक नाराजगी तो होगी इंडिया अलायंस में, जिस तरीके से न मानना नेता और सपोर्ट ना करना। उसके बाद फिर जब दिल्ली में ये अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का देखिए, चाहे आरजेडी का देखिए, ये लोग सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं केजरीवाल को। हाँ, तो करेंगे ना भाई। इसके पहले तो लालू प्रसाद जी बोल ही चुके हैं कि ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे तो क्या बुरा है। पूछा कि भाई कांग्रेस नाराज नहीं हो जाएगी, कहे कि कांग्रेस के एतराज और नाराज होने से क्या फर्क पड़ता है। तेजस्वी जी कह दिए कि नहीं, ये जो अलायंस था, इंडिया अलायंस, ये केवल लोकसभा के चुनाव के लिए था। तो आरजेडी तो अपना स्टैंड क्लियर किए हुए है, वो नाराज हो खुश हो क्या फर्क पड़ता है। राहुल गांधी जी उनकी नाराजगी बार बार दूर करने जा रहे हैं ना, कि नहीं मैं तो अब आप ही के साथ लड़ूंगा, मैं आपसे कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। आरजेडी तो अपना स्टैंड क्लियर क्यों, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जो शरद पवार की पार्टी, सब तो आपका समर्थन कर रहे हैं। कहाँ कोई कांग्रेस को लेकर के गंभीर है। लेकिन कांग्रेस अपनी कमजोरी को समझ रही है कि ठीक है 70-70 की बात करो, जो भी मिल जाए हम लड़ेंगे तो आरजेडी के साथ। यही तो कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि 90 के बाद बिहार में कांग्रेस जैसे ही आरजेडी के बैसाखी बन करके खड़ी रही, कांग्रेस वहीं के वहीं खड़ी है। अब ये आरजेडी की इच्छा पर है। अगर लालू प्रसाद जी को लग जाएगा कि ज्यादा सीट देने के बाद तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो लालू प्रसाद जी कन्नी काट लेंगे, उनकी भाषा बदल जाएगी, आपकी तरह कहेंगे कि नहीं आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ लेते हैं। और अगर लगेगा कि चलो 30-35 सीट देने के बाद कांग्रेस रही है तो चलो 30-35 सीट दे देते हैं, 10-15-20 तो जीत करके आ ही जाएंगे ना। इसलिए कांग्रेस के नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू प्रसाद जी नाराज ना हो, इसका ध्यान कांग्रेस रख रही है। और इसी वजह से राहुल गांधी जी अभी तक रिश्ता रखे में, बचाने में कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता बचा रहे, बना रहे। ठीक है, इनके स्थानीय नेतृत्व तो कुछ अलग अलग बोल देते हैं, लेकिन इनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाह लेंगे कि इन्हीं के साथ रिश्ते हों। और यहाँ तो अपने ही गठबंधन पर सवाल उठा करके चले गए। महागठबंधन की सरकार थी, उन्होंने ही सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया और उसी सर्वे को कहा गया कि फेक है, कहा गया कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। अब राहुल गांधी जी के बारे में अब क्या कहा जाए कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आरजेडी से कहीं दूर जा रहे हैं, ऐसी संभावना दिखती नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रियदर्शी रंजन जी और मृत्युंजय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के जो बिहार की राजनीति चल रही है वर्तमान में, इसको समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे ये पॉलिटिक्स और मुश्किल होती जा रही है, छीना झपटी जारी है।
कौन किस अलायंस में जाएगा, थर्ड फ्रंट तीसरा मोर्चा तैयार होगा और तीसरे मोर्चे की शक्ल क्या होगी, किस रूप में तीसरा मोर्चा तैयार होगा, इस पर भी बहुत ही संदेह है। और बात लगातार चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर, चिराग पासवान मिलकर एक तीसरे और सहयोगी की तलाश करके कांग्रेस की या किसी और की एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे। क्या पप्पू यादव कांग्रेस के साथ और किसी और को साथ में लेके अलग थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे जो बिहार में इंडिया और क्या एनडीए अलायंस, जो एनडीए अलायंस है वो जितना मजबूत अभी तक है वो मजबूत चुनाव के वक्त रह पाएगा, इंडिया अलायंस चुनाव के वक्त उतनी मजबूत रह पाएगी। सब कुछ कंफ्यूजन भरा है। आगे क्या क्या होता है ये देखना होगा। बहुत दिलचस्प होने वाला है जो भी बिहार की राजनीति में होने वाला है। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारा शो बिहार की बात देखते रहें, जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।